चले आएं सुनते हैं अजीबो गरीब कहानी। नाजरीन, एक बादशाह जो कि बहुत अदल इंसाफ वाला था, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी बात थी। वो ये कि वो औरतों से बहुत नफ़रत किया करता था। शादी भी उसने अपनी सल्तनत के वारिस के हुसूल के लिए की थी। शादी के बाद वो कभी भी मलका के साथ हुस्न और सलूक से पेश नहीं आया था। मलका बहुत दुखी ज़िंदगी गुजार रही थी। इतने में मलका उम्मीद से हो गई और वह पहले बेटे की माँ बन गई, जिसकी बादशाह ने ज़ोर और शोर से खुशी मनाई। बादशाह अपने बेटे पर जान वारता था। चंद सालों बाद मलका ने फिर से खुशखबरी सुनाई। दिन तेज़ी से गुजरते गए कि अचानक बादशाह को किसी दूसरे मुल्क जाना पड़ा। जाते हुए बादशाह ने मलका को हुक्म दिया कि मेरे बाद अगर तो लड़का हुआ तो ठीक, और अगर लड़की हुई तो मेरे आने से पहले उसे ठिकाने लगा देना। ये कहकर वो बादशाह अपने सफ़र पर रवाना हो गया। उसके जाने के बाद मलका के यहाँ लड़की की पैदाइश हुई तो मलका के औसान ख़ता हो गए। या अल्लाह, मैं अब क्या करूँ? मैं किस तरह अपनी औलाद को ख़त्म करूँ? माँ किस तरह अपने बच्चे को मार सकती है, लेकिन मरती क्या ना करती। बादशाह का हुक्म जो था होना तो वही था। चनाचे दाई बहुत रहम दिल थी। वो कहने लगी कि आलीजा, अगर आप बुरा ना समझें तो इस बच्ची को मैं अपने घर में पाल लेती हूँ और महल में ये खबर फैला देते हैं कि इस बच्ची को मार दिया गया है। इस तरह एक बड़े गुनाह से भी बच जाएंगे और हुक्म भी पूरा हो जाएगा। अगर तो आप इस बच्ची के लिए कुछ दे दिया करेंगी तो इसकी अच्छी देखभाल होगी, वगरना जो कुछ मुझ गरीब को नसीब, उसी में ये बच्ची पल जाएगी। मलका ने कुछ सोचा और हामी भर ली। मलका ने सोना, चांदी और जेवरात वगैरह बच्ची के लिए दाई को थमा दिए और बच्ची उसके हवाले कर दी और दुआएं मांगने लगी। दाई बच्ची को लेकर पूरे नाजो नाम से बच्ची की परवरिश करने लगी। जब बादशाह सफ़र से वापस आया तो उसे यही किस्सा सुनाया गया कि बच्ची पैदा हुई थी, उसे आपके हुक्म की तामील में हलाक कर दिया गया है। बादशाह अपनी बुरी आदत की वजह से बहुत खुश हुआ और दाई ने इस बच्ची को अपनी पोती जाहिर किया। कभी कभार दाई महल में अपनी पोती को लाती और शहजादी से मिलवा देती। इससे मलका के दिल को भी करार मिल जाता और वह दाई को अपनी बेटी के लिए सोना चांदी दे देती थी। इस तरह शहजादी बड़ी हो रही थी और खूबसूरत इतनी कि पूरे मुल्क में ऐसी लड़की सुनने को भी नहीं थी। वो गरीब घर में होते हुए भी शहजादियों की तरह नज़र आने लगी। जिधर से भी गुजरती औरतें तक उसकी तारीफ़ें करती। एक दिन बादशाह शहर से गुजरते हुए दाई की गली से गुजर रहा था तो दाई अपनी पोती के साथ बाजार जा रही थी कि बादशाह की नज़र उसकी पोती पर पड़ गई और बादशाह ज़िंदगी में पहली बार इस इश्किया कैफियत में मुब्तला हो गया। किसी पल बादशाह को चैन नहीं मिल रहा था। वो उसके इश्क में पूरी तरह घिर चुका था। बादशाह ने वज़ीर से पूछा कि ये लड़की कौन है? तो वज़ीर ने कहा कि ये इस गरीब औरत की पोती है। तो बादशाह ने वज़ीर से कहा कि ये लड़की मुझे बहुत पसंद आई है, तुम इसके घर मेरे लिए रिश्ता लेकर जाओ। हकीकत का किसी को पता नहीं था, इसलिए दूसरे दिन वज़ीर दाई के घर रिश्ता लेकर पहुंच गया। रिश्ते का सुनकर दाई के औसान ख़ता हो गए। या अल्लाह, ये क्या हो गया है? अब मैं क्या करूं? मैं किस तरह बादशाह से जान छुड़वाऊं? अब तो ये कभी भी नहीं टलेगा। दाई ने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि दोबारा भी मेरे घर में इस सिलसिले में मत आना। बादशाह और गरीब लोगों का कोई रिश्ता नहीं होता। बादशाह कहाँ टलने वाला था। फिर भी बहुत से बंदे रिश्ते के लिए भेज दिए। दाई के इनकार पर बंदों ने इसे बहुत डराया, धमकाया, लेकिन दाई ये बात कैसे मान सकती थी? टस से मस ना हुई। बलाखिर दाई को महल में सख्ती से बुलवाया गया। दाई महल में चली गई तो बादशाह ने बहुत मिन्नत समाजत भी की, बात ना बनी। फिर भी दाई को बहुत मारा पीटा। दाई जो पहले ही तो हड्डियों पर थी, बहुत रोई, मार बर्दाश्त ना कर सकी और बादशाह के सामने फट पड़ी कि ये तुम्हारी वो बेटी है जिसे तूने कत्ल करने का हुक्म दिया था। ये सुनकर बादशाह के कदमों तले से ज़मीन निकल गई
कि ये वो क्या गुनाह करने जा रहा था। और दूसरी जानिब बादशाह का बेटा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और दौड़कर अपनी बहन को गले लगा लिया। उस वक्त भी बादशाह के दिल में बेटी की मोहब्बत ना जागी। शहजादे को हुक्म दे दिया कि तुम इसे जंगल में ले जाकर कत्ल करके इसकी आंखें और खून मुझे लाकर दिखा दो, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि ये मर गई है। जालिम बादशाह का हुक्म तो कोई नहीं टाल सकता था। सो शहजादा शहजादी को लेकर जंगल की तरफ चल निकला। वहाँ जाकर शहजादा बहुत गमज़दा हुआ और वो अपनी बहन पाकर जो खुश हुआ था, अब बहन का कातिल कैसे बन सकता था। उसने बहन से कहा कि मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं मार सकता, अलबत्ता मैं तुम्हें जंगल में छोड़कर चला जाता हूँ। खुदा ने अगर तुम्हारी ज़िंदगी लिखी तो कभी हम मिल सकते हैं। जिधर को तुम जा सकी तुम चली जाना। शहजादी बहुत रोई, बाई से कहने लगी कि बाई तुम मुझे मार कर आँखें और खून ले जाकर बाप को दिखा दो, नहीं तो वो जालिम बाप तुम्हें भी मार डालेगा। लेकिन शहजादे ने किसी तरह बहन को मना लिया और इसे जंगल में छोड़ दिया। आखिरी बार मिलकर वो बहुत रोए और शहजादी जंगल की तरफ चल दी। अब यही जंगल उसकी ज़िंदगी था। शहजादे ने किसी हिरन का शिकार किया, उसकी आंखें निकाली और खून भी लेकर अपने बाप को दिखा दिया। सो बादशाह ने अपनी और वो आंखें आईने में देखी तो वो दोनों एक रंग की थी। सो उसे तसल्ली हो गई। अब उधर का हाल सुनिए। शहजादी जंगल में फल पत्ते खाकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। वक्त गुजरने के साथ साथ शहजादी के कपड़े तार तार होकर बदन से गिर गए और वो दरख्तों के पत्तों से खुद को ढांपती और दरख्तों पर ही ज़िंदगी गुजारने लगी। उन्हीं दिनों दूसरे मुल्क का बादशाह शिकार करने उसी जंगल में अपने लाओ लश्कर के साथ आ निकला। घोड़े के कदमों की आवाज़ सुनकर शहजादी ने बड़े बड़े पत्तों से जिस्म ढांपा और किसी तरह दरख्त पर चढ़ गई। इत्तेफाक से वो बादशाह भी उसी दरख्त के नीचे आ बैठा और दरख्त के साथ टेक लगाकर लेट गया। उसका मुंह चूंकि आसमान की तरफ था, ऊपर देखते ही उसकी नज़र शहजादी पर पड़ गई। बादशाह बदहवास होकर उठ बैठा। इस बेयाबान जंगल में लड़की। बादशाह ने आवाज़ दी, ए अल्लाह की मखलूक, तुम कोई परी हो, फरिश्ता हो या जिन हो या कोई इंसान, जो भी हो अपने आप को जाहिर करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शहजादी ने पुकार कर कहा, मैं एक लाचार लड़की हूँ, मेरे जिस्म पर कपड़े के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर तुम अपनी नीचे बिछी हुई चादर मेरी तरफ फेंको तो मैं अपने जिस्म को ढांप कर नीचे उतरकर हकीकत अयां करूँ। चनाचे बादशाह ने वो चादर का गोला सा बनाकर ऊपर की तरफ फेंका, जो कि शहजादी ने दबोच कर अपने जिस्म को पूरी तरह ढांप लिया और किसी तरीके से नीचे उतर गई। बादशाह ने शहजादी को देखा तो हवास खो बैठा, क्योंकि ऐसी लड़की उसके पूरे मुल्क में न थी। वो तो उसी वक्त दिल हार बैठा, पूरे दिलो जान फिदा करने लगा। बादशाह ने जट शहजादी से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। वो जट से मान गई। वो तो खुद एक हम सफ़र चाहती थी। बादशाह खूबसूरत शहजादी को लेकर अपने मुल्क खुशी खुशी पहुंचा और शहजादी को वज़ीर के घर ले गया और वज़ीर से कहा कि यूं ही समझो कि ये तुम्हारी बेटी है और मैं रिश्ता लेकर आऊँगा और इसे ब्याह कर ले जाऊँगा। वज़ीर ने पूरी तसल्ली दी कि यह आपकी अमानत है, जब चाहे आकर ले जाना। बादशाह अब घर आकर शादी का सोचने लगा। अगले ही दिन काजी को रिश्ता देकर भेज दिया। वज़ीर ने हाँ कर दी और मंगनी हो गई। अब बादशाह तो शहजादी के इश्क में पागल हो गया था। उसने शहजादी का न्योता भेजा और शहजादी को ब्याह कर अपने महल में ले आया। बादशाह और शहजादी अपनी शादी से बहुत खुश थे। इस दौरान बादशाह ने शहजादी से उसके बारे में कुछ न पूछा। वो बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। जल्दी वो एक बेटे की माँ बन गई, जिस पर बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने शहजादी से पूछा कि अब तुम मलका बन चुकी हो, मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो, किस मुल्क से तुम्हारा ताल्लुक़ है। शहजादी ने किसी तरह बादशाह को टाल दिया। बादशाह चुप रहा। कुछ अरसा के बाद दूसरे बेटे की पैदाइश हुई तो फिर बादशाह ने पूछा, अब तो बता दो कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो।
शहजादी ने फिर बादशाह को टाल दिया। इस माहों साल गुजर गए और उनके यहाँ तीसरे बेटे की विलादत हुई। तो उस मौके पर बादशाह ने बहुत दबाव डाला और शहजादी को बताना पड़ा। आखिरकार शहजादी मान गई और बादशाह को बताने लगी। हुक्म दिया और किस तरह मैंने जंगल में दिन गुजारे और फिर आपने मुझे देखा और शादी कर ली। ये कहानी सुनकर बादशाह बहुत रंजीदा हुआ और बोला कि तुम अपने आप को तैयार करो, मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के घर ले जाऊंगा। शहजादी ने बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे मेरे जालिम बाप के सामने मत लाओ, वो मुझे फिर से कत्ल करवा देगा। पर बादशाह ना माना, पर मानना पड़ा और मजबूरन वो अपने माँ बाप के पास जाने के लिए तैयार हो गई। बादशाह ने पूरे जाहो जलाल और तंतराक से एक बड़े लश्कर के साथ शहजादी और तीनों बेटों को भेजा, लेकिन खुद मुल्क के कुछ ज़रूरी कामों की वजह से रुक गया और अपने वज़ीर, वकील और काजी को शहजादी के हमरा कर दिया और कहा कि तुम लोग मलका को लेकर जाओ और मैं तीसरी या चौथी मंजिल पर तुम्हें मिलूँगा। वज़ीर, वकील और काजी शहजादी को लेकर रवाना हो गए। चलते चलते शाम हो गई तो उन्होंने पहली मंजिल पर पहुंचकर पड़ाव डाला। खादमों ने शहजादी का खैमा इस्तदा किया। जब शहजादी ने देखा कि वज़ीर का खैमा भी उसके खैमे के बिल्कुल करीब खड़ा किया गया है, वज़ीर से पूछा कि तुम जानते हो ना कि मैं एक औरत हूँ, ये बात ठीक नहीं है। मैं एक बादशाह की बेटी और एक बादशाह की बीवी हूँ, तुम अपना खैमा यहाँ से दूर लगवा लो। वज़ीर ने कहा कि ए मलका साहबा, बादशाह ने हमें आपकी हिफाजत की खातिर आपके साथ रवाना किया है। अगर आप या आपके बच्चों को कुछ हो जाए तो हम बादशाह को क्या जवाब देंगे? शहजादी ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम अपना खैमा दूर ले जाओ। लेकिन वज़ीर नहीं माना। खैमे लग गए, खाना वगैरह खाया गया। कि वज़ीर बदजात की नीयत में खोट है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैंने कभी गुनाह नहीं किया, ना ही मैंने कभी किसी का। चलेगा। शहजादी बोली, मैं एक नेक औरत हूँ, अब भी वज़ू से हूँ, तुम मुझे थोड़ी मोहलत दो, मैं अपने वज़ू को तोड़कर आ जाती हूँ, फिर जो तुम्हारा जी चाहे वो करना। वज़ीर बोला, जाओ और जल्दी आना। शहजादी खेमे से बाहर निकली और दूर झाड़ियों में छुप गई। वज़ीर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद उसे ढूंढने निकल गया। इधर उधर तलाश किया मगर नाकाम रहा। सुबह होने वाली थी। आखिर थक हार कर शहजादी के खेमे में आया और बेटे की लाश को उठाया और दूर कहीं दफन करके अपने खेमे में आ गया। उधर जब सुबह हुई तो शहजादी काफ़ी सुबह होने पर अपने खेमे में आई और देखा तो उसके बेटे की लाश नहीं थी। वो बहुत रोई। अब क्या करती? दूसरे बच्चों को संभाला। लश्कर दोबारा रवाना हो गया। होने तक दूसरी मंजिल तक पहुंच गए। वहां पर पड़ाव डाला और शहजादी का खेमा इस्तदा किया। फिर शहजादी ने देखा कि वज़ीर ने अपना खेमा बहुत दूर लगवाया है, लेकिन खुदाम शहजादी के खेमे के करीब एक और खेमा खड़ा कर रहे हैं। पूछने पर पता चला कि ये खेमा वकील का है। शहजादी ने वकील को बुलवाया और कहा कि तुम जानते हो ना कि मैं एक बादशाह की बेटी और एक बादशाह की बीवी हूँ,
तुम अपना खेमा दूर लगवा लो, ये बात ठीक नहीं है। ये सुनकर वकील बोला कि बादशाह ने मुझे आपकी और आपके सामान की हिफाजत के लिए आपके साथ भेजा है। अगर किसी को भी कुछ हो गया तो मैं बादशाह को क्या जवाब दूंगा। शहजादी बोली कि इतने जम गफीर में मुझे और मेरे साजो सामान को कोई कज़ाक नहीं ले जा सकता। बेहतर यही है कि तुम अपना खेमा यहाँ से हटवा दो। लेकिन बदकिरदार वकील टस से मस ना हुआ। शहजादी पहले ही वजीर के हाथों मार खा चुकी थी, इसलिए इस रात वो पूरे होशो हवास में बैठी थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। इतने में आधी रात किसी के कदमों की आहट सुनी तो मुकम्मल बेदार हो गई। जब उसने देखा कि आने वाला वकील है तो ललकार कर बोली, खबरदार आगे बढ़ा। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खेमे में दाखिल होने की? निकल जाओ यहाँ से। लेकिन वकील नापाक इरादों से उसकी तरफ देख रहा था। शहजादी ने कहा कि तुम जानते हो मैं एक बादशाह की बेटी और एक बादशाह की बीवी हूँ। मैं पाक दामन औरत हूँ, इसलिए मेरा पीछा छोड़ और अपने अंजाम की फिक्र कर। मगर बदजात वकील अपने पूरे प्लान के मुताबिक यहाँ आया था। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। शहजादी बाप गई कि ये बदकिरदार भी नहीं टलेगा। अपना दूसरा बेटा उसके आगे कर दिया और उसके सर के वास्ते दिए। बादशाह के जाहो जलाल की धमकियाँ दी, पर इस बेगैरत वकील ने तलवार निकाली और झटके से सर धड़ से अलग कर दिया। शहजादी बेचारगी से कहा, अगर तुम नहीं टलने वाले तो मैं अभी वुजू से हूँ, पाक और साफ हूँ। तुम मुझे मौका दे दो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वकील ने कहा, जाओ और जल्दी आना। खेमे से निकली और दूर भाग गई। भागते भागते वो झाड़ियों में छुप रही। वकील भी इंतजार करते बाहर निकला। शहजादी की तलाश करते करते इधर उधर ढूंढा, मगर उसे ना मिली। थक हार कर शहजादी के खेमे में वापस आया और बच्चे की लाश को ठिकाने लगाकर अपने खेमे में जाकर सोचने लगा। शहजादी भी हाथ नहीं आई और नाहक कत्ल भी हो गया। खैर सुबह हो गई और शहजादी आहिस्ता आहिस्ता खेमे में दाखिल हो गई। जब देखा कि दूसरे बेटे की भी लाश नहीं है तो समझ गई कि बदजात वकील ने ठिकाने लगा दी है। बहुत रोई। अब वो एतबार करती भी किस पर? कोई चारा न था। लश्कर फिर तीसरी मंजिल की तरफ और उसके माँ बाप की तरफ रवाना हो गया। शहजादी एक बेटे को और गमों का अंबार लिए घोड़े पर सवार थी। अब वकील और वजीर के खेमे बहुत दूर लगे थे। अब शर्मिंदा शर्मिंदा वकील और वजीर शहजादी के सामने आ ही नहीं रहे थे। हैरानों परेशान थे कि जब बादशाह को पता चलेगा तो उसे क्या जवाब देंगे। जब शहजादी का खेमा इस्तदा किया गया तो करीब ही एक गाजी का खेमा लग रहा था। शहजादी ने उसे भी बथेरा समझाया, मगर वो भी टलने वालों में से नहीं था। वह बदजात भी ना माना। ये रात शहजादी के लिए क़यामत की रात थी। इस रात तो वह बिल्कुल भी ना सो सकी, बैठी रही। काजी भी उनसे कम नहीं था। आधी रात से ज़्यादा गुजर गई तो काजी भी खिरामा खिरामा शहजादी के खेमे की तरफ बढ़ रहा था। उसे भी शहजादी ने बहुत समझाया। खुदा रसूल के वास्ते दिए। उसे यहाँ तक कह दिया कि वजीर वकील तो जाहिर थे, तुम तो समझदार हो, लोगों को इंसाफ फराहम करते हो, तुम्हें ऐसी हरकत जेब नहीं देती। लेकिन काजी भी पूरी तरह शैतान बन चुका था। इस पर मन्नतों और इन बातों का कोई असर नहीं। वो समझ गई ये भी नहीं टलने वाला। सोचा शायद इसे इस पर तरस बदबख्तों से भी 4 हाथ आगे था, ना टला और तलवार के वार से तीसरे बच्चे का भी सर उतार दिया। शहजादी ने उसे भी ये कहा कि मैं पाको साफ हूँ और वुजू से हूँ, थोड़ी मोहलत दे दो, मैं अभी आती हूँ। काजी ने भी इसे जाने दिया। शहजादी बाहर निकली, जिधर को मुंह उठा भाग निकली। भागते भागते उसने देखा कि एक दरिया बह रहा है। उसने सोचा कि अब मेरे पास है क्या जीने के लिए। बच्चे जो लगते जिगर थे वो भी नहीं रहे और बादशाह को मैं क्या जवाब दूंगी। वो तो बच्चों के कत्ल का सुनकर मुझे कहाँ छोड़ने वाला है। बेहतर यही है कि मैं अपने आप को इस दरिया के हवाले कर दूं। ये सोचकर उसने दरिया में छलांग लगा दी।
دریا کی لہریں اسے بہا کر نہ جانے کس نگری میں لے گئی۔ الٹیاں پلٹیاں کھاتی وہ دوسرے کنارے جا لگی، جہاں پر 7 ننگے فقیر نہا رہے تھے۔ تینوں سے عزت بچا کر بھاگی تھی اور ان ننگ دڑنگ فقیروں کے ہتھے چڑھ گئی۔ اب تو کوئی چارہ نہ تھا، وہ دیکھ کر بکھلا اٹھے، جگڑنے لگے۔ ہر کوئی کہتا یہ میری ہے۔ کافی دیر جگڑنے کے بعد وہ شہزادی کو اپنے باپ کے پاس لے گئے، جو کہ ایک دانا اور عقل مند آدمی تھا۔ اس نے شہزادی کی حالت دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ کسی شہنشاہ گھرانے کی لگتی ہے، میرا کوئی بھی بیٹا اس کے لائق نہیں۔ بیٹوں سے بولا کہ دیکھو تم 7 بھائی ہو، تمہاری کوئی بہن نہیں ہے، تم اس کو اپنی بہن سمجھو اور اس کی خوب نگہداشت کرو۔ وہ سبھی اس کے باپ کی بات مان گئے اور اسے اپنی بہن سمجھنے لگے اور خود سے بھی زیادہ اس کا خیال کرنے لگے۔ اور ادھر بادشاہ جب چوتھی منزل پر لشکر سے ملا تو دیکھا کہ وزیر، وکیل اور قاضی اس سے کترا رہے ہیں، نظریں ہی نہیں ملا رہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میرے بیوی بچے کہاں ہیں؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ملکہ تو ایک ڈائن تھی، تینوں بچوں کو کھا گئی اور خود بھاگ گئی ہے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے ان تینوں پہ شک ہوا۔ پھر اس نے سوچا کہ اس کے ظالم باپ سے مل کر پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں اتنا ظالم تھا کہ اس کے ظلم کی وجہ سے اس کی بیٹی ڈائن بن کر اپنے ہی بچوں کو کھا گئی۔ پھر آگے دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ چلتے چلتے انہوں نے اسی دریا کو پل کے ذریعے پار کیا اور اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ ادھر شہزادی فقیروں کی بہن بن کر زندگی گزارنے لگی۔ سنتے سناتے اسے سنگن ملی کہ اس کا شوہر اس کے باپ کے ہاں پہنچ گیا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کا باپ بادشاہ قصہ سننا بہت پسند کرتا ہے۔ اس نے اپنے فقیر بھائیوں سے کہہ کر بھیجا کہ بادشاہ سے پوچھ کر آئیں کہ کیا وہ مجھے قصہ گو کے طور پر ملازمت دے دے گا۔ انہوں نے بادشاہ تک رسائی حاصل کر کے بادشاہ سے پوچھا کہ ہماری ایک بہن ہے جو بہت شاندار قصہ گو ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو ہم اسے لے کر آئیں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی اور کہا کہ اگر ہمیں اس کے قصے پسند آئے تو ہم اسے ملازمت پہ رکھ لیں گے۔ فقیر شام کو شہزادی کو دربار میں لے کر آئے۔ شہزادی نقاب میں تھی، درمیان میں پردہ حائل تھا۔ شہزادی نے اجازت پا کر قصہ سنایا جو کہ بادشاہ کو بہت پسند آیا اور اس نے شہزادی کو بہت انعام و اکرام سے نوازا۔ شہزادی نے وہ انعام اپنے فقیر بھائیوں کو دے دیا۔ فقیر انعام پا کر بہت خوش ہوئے۔ اس طرح ان کی جان بھیک مانگنے سے بھی چھوٹ گئی۔ شہزادی ہر رات آ کر بادشاہ کو ایک دلچسپ سا قصہ سناتی اور انعام لے کر جاتی۔ ایک رات اسے پتہ چلا کہ دربار میں بادشاہ کے علاوہ اس کا شوہر بادشاہ، وزیر، وکیل اور قاضی بھی موجود ہے۔ شہزادی نے سوچا کہ آج تو قصہ سنانے کا بہت مزہ آئے گا اور اس طرح میرے شوہر کو وزیر، وکیل اور قاضی کی حقیقت بھی پتہ چل جائے گی۔ سو قصہ سنانے سے پہلے اس نے شرط رکھ دی کہ آج کا قصہ بہت ہی عجیب و غریب ہے اور سننے والوں کو اگر کوئی حاجت درپیش ہو تو ابھی سے اٹھ کر رفع حاجت کرے۔ داستان کے درمیان کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اگر کوئی اٹھے گا تو میں داستان سنانا بند کر تھی۔ اس کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے اسے مارنے کا حکم دے دیا۔ ملکہ نے دائی کے ذریعے اپنی بچی کی پرورش کروائی۔ جب وہ جوان ہوئی تو بادشاہ کی ایک دن اس پر نظر پڑ گئی جو خوبصورتی میں قیامت ڈالتی تھی، تو بادشاہ نے اپنا رشتہ دائی کے ہاں بھیجا۔ بادشاہ نے اس دائی پر بہت ظلم و ستم ڈھائے۔ دائی نے بتایا کہ یہ تو تمہاری بیٹی ہے۔ یہاں پر جب وہ پہنچی تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ تو میرا قصہ ہے جو یہ سنا رہی ہے۔ بادشاہ نے بہت سے ہیرے جواہرات اس کی طرف بڑھا کر کہا کہ دیکھو، قصہ جاری رکھنا، روکنا مت، مجھے یہ سارا قصہ سننا ہے۔ شہزادی نے وہ ہیرے جواہرات فقیروں کی طرف پھینکے اور داستان جاری کر دی۔ شہزادی بولی
کہ بادشاہ نے پھر اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو اسے قتل کر کے آنا اور اس کا خون اور آنکھیں مجھے لا کر دینا، مگر بھائی کو اسے قتل کرنا گوارا نہ ہوا۔ وہ اپنی بہن کو جنگل کے حوالے کر کے آ گیا اور وہ جنگل میں بھٹکتے ہوئے پھرتی رہی، یہاں تک کہ اس کا لباس تار تار ہو کر اس کے جسم سے گر گیا اور وہ بے لباس ہو کر جنگل میں پھرتی رہی۔ بادشاہ اب عمر رسیدہ ہو چکا تھا، اس کے بیٹی کے ساتھ کیے جانے والے ظلم پہ پشیمانی اور شرمندگی تھی۔ جب اسے اپنی بیٹی کا احوال داستان کے ذریعے پتہ چلا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جھل جھل بہنے لگے۔ بھائی جان گیا کہ یہ تو میرا قصہ ہے۔ اس نے بھی بے چین ہو کر اور ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینکے اور کہا کہ قصہ جاری رکھو، رکنا مت۔ وہ ہیرے بھی فقیروں نے لپک کر اٹھا لیے اور خوشی سے فقیروں کے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ شہزادی نے کہا کہ ایک دن ایک بادشاہ اسی جنگل میں آ گیا، وہاں شہزادی کو دیکھا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا اور شادی کر لی۔ شہزادی کا شوہر جو پہلے ہی دلچسپی اور ان حماق سے داستان سن رہا تھا چونک گیا، یہ تو میرا اور میری بیوی کا قصہ ہے۔ اس نے بھی بہت سے ہیرے جواہرات پھینکے اور کہنے لگا کہ داستان رکے نہ، مجھے پوری سننی ہے۔ فقیروں نے اتنے انعام کبھی دیکھے نہیں تھے، ان کی تو بانچھیں کھل اٹھی۔ شہزادی بولی کہ اس شہزادی کے ہاں 3 بیٹے ہوئے۔ ایک دن بادشاہ نے شہزادی کو وزیر، وکیل اور قاضی کے ہمراہ اس کے والدین کے وطن روانہ کر دیا۔ یہ سن کر ان تینوں کے بھی اوسان ختم ہو گئے، یہ تو ہماری داستان ہے۔ وہ تینوں بوکھلائے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بادشاہ کو یہی حقیقت تو جاننا تھی اور ہیرے شہزادی کی طرف پھینکے۔ شہزادی بولی کہ ان تینوں کے ہمراہ پہلی منزل پر وزیر ناپاک ارادے سے شہزادی کی طرف بڑھا، اسے بدی کے لیے تنگ کیا، اس کے بڑے بیٹے کا سر تن سے الگ کر دیا۔ اتنے میں وزیر بولا کہ مجھے بہت پیشاب آیا ہے، ابھی آ جاتا ہوں۔ بادشاہ نے ڈانٹ دیا کہ چل بدذات، اب تو حقیقت کھلنے لگی ہے، تو کدھر جاتا ہے؟ چل بے غیرت، بیٹھ ادھر۔ شہزادی نے کہا یہاں پر وکیل جانے لگا تو بادشاہ نے کہا چل بدذات، بیٹھ ادھر، تمہیں ابھی ہی جانا ہے۔ دوسری منزل پر اسے وکیل تنگ کرنے لگا۔ اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرنے کے لیے اس نے بھی اس کے دوسرے بیٹے کو بھی مار دیا۔ یہاں پر بھی لڑکی نے اپنی عزت بچائی۔ پھر شہزادی نے کہا کہ تیسری منزل پر آ گئے۔ جب ہم تیسری منزل پر آئے تو وہ بھی قیامت سے کم نہ تھی شہزادی کے لیے۔ تیسری منزل پر بھی قاضی اللہ رسول کو بھول کر بدی کے لیے لڑکی کو تنگ کیا اور تیسرے بیٹے کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ لڑکی نے اپنی عزت بچائی اور بھاگ کر دریا میں کود گئی۔ قاضی بھی ہلنے جلنے لگا، لیکن بادشاہ نے اس کی طرف بھی آنکھیں نکالی کہ بیٹھ ادھر بدذات انسان، کہاں جا رہے ہو؟ شہزادی بولی کہ دریا نے لڑکی کو کہیں کا کہیں بہا کر لے گیا، دور لے جا کر دوسری طرف سے نکال دیا جہاں اسے فقیروں نے پکڑ لیا۔ اب فقیروں کی تو گھگی بن گئی کہ ہو نہ ہو یہ ہماری بہن کا قصہ ہے جو یہ خود ہی سنا رہی ہے۔ فقیر اس لڑکی کو اپنے باپ کے پاس لے گئے۔ باپ نے اس لڑکی کو ان بھائیوں کی بہن بنا دیا۔ ادھر اس کے باپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگ رہی تھی۔ ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگا دیے کہ خدارا داستان جاری رکھو۔ شہزادی بولی لڑکی کو پتا تھا کہ اس کے باپ کو داستان سننا بہت پسند ہے، تو اس نے اپنے بھائیوں سے پیغام بھیجا کہ میں قصہ سنانے میں مہارت رکھتی ہوں۔ یہاں پر اس کے باپ کا دل چور چور ہو گیا، جو مسلسل آنسوؤں کے ساتھ اس داستان کو سن رہا تھا۔ یہاں پر دھاڑے مار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شہزادی نے بھی نقاب ہٹا دیا۔ باپ بیٹی اور شوہر بیوی کو پا کر بہت خوش ہوئے۔ دونوں نے وزیر، وکیل اور قاضی کو پکڑا اور پوچھا کہ بولو، 4 چڑی چابک یا 4 بٹور؟ یہ براوی زبان میں 2 سخت سزاؤں کے نام ہیں۔ انہوں نے کہا 4 بٹور۔ بادشاہ نے 12 گھوڑے منگوائے، ایک کو چاروں طرف سے گھوڑوں سے باندھ کر مخالف سمت میں گھوڑے دوڑائے، ان کے جسم ٹکڑوں میں بکھر گئے۔ اس طرح ان بدذاتوں کو اپنے کیے کی سزا مل گئی اور شہزادی اور بادشاہ بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ کو بہت شرمندگی ہوئی کہ اسے اس طرح اپنی بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، خود ساتھ آنا چاہیے تھا۔ ناظرین، یہ ایک بہت لمبی داستان تھی، مگر
मगर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरी सुनी होगी। जिसने भी यहाँ तक सुनी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कैसी थी, और मज़ीद ऐसी अजीब और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ऐसी कहानियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़।